हर वर्ष की भांति आज 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इसके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? किस प्रकार की समस्या आती है? तो हम मनाते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का मतलब था परिआवरण, यानी हमारे चारों ओर का जो माहौल होता है, जो मानव को प्रभावित करता है या प्राणियों को प्रभावित करता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। सामान्य रूप से हम ये भी कह सकते हैं, पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कुल मिलाकर के पर्यावरण कोई एक तत्व नहीं होता है, बल्कि इसमें अनेक तत्वों के समूहों का नाम ही पर्यावरण कहलाता है। कुल मिलाकर के हम सिंपल सी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, तो कहते हैं द टोटलिटी ऑफ सराउंडिंग कंडीशंस इंक्लूडिंग बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि जैविक तथा अजैविक तत्वों को हम इसमें शामिल करते हैं। कुल मिलाकर के हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भौतिक तत्व तथा सांस्कृतिक तत्व भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसमें कुछ बचा ही नहीं है उसके बाद में। भौतिक का मतलब तो है प्रकृति ने जो तत्व दिए हैं, यानी प्रकृति के तत्व हैं, वो भी प्राणी मात्र को प्रभावित करते हैं और स्वयं मनुष्य अपने आप अपने पर्यावरण को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर अनेक तत्व होते हैं, जैसे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और सांस्कृतिक तत्व में जो है हमारा जो मैन मेड चीजें होती हैं वो होती हैं। अब दोनों ही मानव को या प्राणियों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। कुल मिलाकर के हमें एक यूनेस्को की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, यानी ये कोई सिंपल सी डेफिनेशन नहीं है, यानी कि कई तत्वों का मेल जोल है, जैसे द कम्प्लेक्स सेट ऑफ फिजिकल, ज्योग्राफिक, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस दैट सराउंड एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। ये हमारा जो है डेफिनेशन है इसकी। यानी कुल मिलाकर के हमारे चाहे अनेक प्रकार के हमारे पर्यावरण हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकता है, शैक्षिक भी हो सकता है, और हमारा बायोलॉजिकल भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का पर्यावरण इसमें हम शामिल कर सकते हैं। यहां हम देखते हैं कुल मिलाकर के ए सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस, एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंसेस। डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट कर सकते हैं द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फिजिकल, ज्योग्राफिक, बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस दैट सराउंड एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म एंड दैट अल्टीमेटली डिटरमाइंस इट्स फॉर्म एंड नेचर ऑफ इट्स सर्वाइवल। यूनेस्को, ये यूनेस्को की डेफिनेशन है, या इस प्रकार से हमारा एक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेन का की डेफिनेशन भी है हमारी, या एक यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया की डेफिनेशन है द सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस, एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंसेस which affect the development, growth, life and death of an organism, species and race। कुल मिलाकर के अब यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि मानव या प्राणी के चारों ओर बाह्य जो तत्व होते हैं वो हर प्रकार से मानव को के विकास को वो प्रभावित किए बिना नहीं रहते हैं। अब यहां हम शॉर्टकट जो है सिंप्लीफाइड समझेंगे कि हमारे पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, या जिसे हम नेचुरल या फिजिकल हमारा एनवायरनमेंट कहते हैं। दूसरा है कल्चरल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक, यानी एक प्राकृतिक के तत्व होते हैं वो प्रभावित करते हैं, दूसरे मैन मेड, मानव ने जो स्वयं निर्मित किए हैं वो भी प्रभावित करते हैं। अब दोनों ही, अब ये देखते हैं कि हमने पर्यावरण मनाना कब शुरू किया था। हमने पर्यावरण 1972 में मनाना शुरू किया था। इससे पहले क्यों नहीं मनाया गया, ये दो बातें आती हैं। 1972 से पहले वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई समस्या ही नहीं आई थी। कुल मिलाकर के हम देखते हैं तो संसार के अंदर हजारों सालों से किसी प्रकार की पर्यावरण की कोई समस्या नहीं आई। आप देखते हैं कि ईसा के समय हमारी जनसंख्या केवल 20-30 करोड़ ही थी, आज से लगभग 2500 साल पहले, यानी ईसा का जन्म हुआ था। और अब हम देखते हैं कि
1650 में पूरे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ ही थी और कोई समस्या नहीं थी। और इसके बाद में हमारे पास 1850 में 1 अरब जनसंख्या हो, 100 करोड़ जनसंख्या हो गई थी। और वहां तक 1650 तक कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि पूरे विश्व में जमीन काफी अधिक थी और जनसंख्या बहुत ही कम थी। इसलिए आसानी से काफी जमीन होती थी, उसमें प्राकृतिक रूप से आपको संसार की जो चीजें थी उनकी इच्छाएं बहुत कम थी और सारी चीजें आसानी से पृथ्वी पर ही प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाती थी। यानी कि मानव के लिए एसेंशियल क्या चीजें होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीजें तो होती हैं। इसके साथ साथ शुद्ध पानी होना चाहिए, शुद्ध वायु होनी चाहिए और शुद्ध खाना होना चाहिए, चाहे पहले हो चाहे आज हो। इन चीजों के लिए ही मानव प्रयास करता रहता है हमेशा से। आदि मानव था तो वो जंगलों में घूम करके शिकार करता था, फल फ्रूट्स खाता था जंगली उनका, और अपना पेट भर लेता था। इतनी सीमित इच्छाएं थी। 1650 तक भी हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, तो जंगलों के अंदर काफी अधिक फल फ्रूट्स भी होते थे और हमारी इच्छाएं आसानी से पूर्ति हो जाती थी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। आप देखते हैं यहां एक देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन की थोड़ी सी देखते हैं कि कितने साल पहले, ये हमारे डायग्राम देखते हैं, पॉपुलेशन साइज एंड एनवायरमेंट इंटर रिलेशनशिप। ये हमारे पास डायग्राम है। आज से 12,000 वर्ष पूर्व तक हमारी जो देखते हैं 1800 तक, 1850 तक भी कोई पर्यावरणीय समस्या नहीं थी। समस्या कब आई? क्योंकि आसानी से खेती कर लेते थे, दूध दही खाना इजीली मिल जाता। ये समस्या अभी 1800 के बाद में क्यों आई? 1800 कुल मिलाकर के ये हुआ कि 1780 में इंग्लैंड के अंदर या ब्रिटेन में कह दीजिए, इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी, यानी औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी। कार्य उद्योगों के द्वारा किया जाने लगा, उद्योगों के द्वारा किया जाने लगा। धीरे धीरे सारा कार्य कल पुर्जों से हुआ जाने लगा। लोगों को आरामदारी से चीजें मिलती तो थी, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने लगी तो उद्योगों के कारण से हमारी हर चीज, चाहे वो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम हो, सारे मशीनीकरण हो गया। हमारे रोड हो या सड़कें हो, रेलवे लाइन्स हो, इनके लिए जगह जो सरप्लस दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे कवर होते जाने लगी। परिवहन के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कें और रहने के लिए हमारे मकान चाहिए, और उसके बाद में पानी की आपूर्ति जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के द्वारा करने लगे, और इस प्रकार से हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बढ़ने लगा। और उसके बाद में पेड़ पौधे कटने लगे। पेड़ पौधे कटने के बाद में हमारे स्कूलों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटीज का हमारा वृद्धि होने लगी। इससे हमारी जमीन घटने लगी और हमारे पास जो रिसोर्सेज थे प्राकृतिक रूप से, उनका एक्सप्लॉयटेशन बड़ा तेजी से किया जाने लगा। कुल मिलाकर के आज हम देखते हैं, आज हमारी जनसंख्या 8 अरब के करीबन पहुंच चुकी है। यानी कि जहां 100 करोड़ 50 करोड़ से जनसंख्या चलना हुई शुरू, 1 करोड़ हुई और आज 8 करोड़ है। तो ये सीधी सीधी बात है कि जनसंख्या तेज गति से बढ़ेगी तो हमारी जो जमीन है वो घटती जाएगी। हमारे रिसोर्सेज, इतने व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो उनके पीने के लिए भी पानी कितना गुना चाहिए? बहुत ज्यादा चाहिए। रहने के लिए मकान चाहिए, ऑफिस, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, और इसके अलावा खाद्यान्न की आपूर्ति चाहिए और बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली, बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। और आजकल हम देख रहे थे कोई एनवायरमेंट में कोई एक पॉइंट तो है नहीं कि पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे हम मानते हो, ऐसा नहीं है कि खाली पेड़ पौधे ज्यादा हो गए तो उससे शुद्ध हो गया। पेड़ पौधे के साथ साथ हमें विकास करना है तो हमें पेड़ पौधे भी काटने पड़ेंगे, क्योंकि जनसंख्या की आपूर्ति, जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति ज्यादा बढ़ती जा रही है और हमारे संसाधन घटते जा रहे हैं। उसके कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती जा रही हैं। हम देखते हैं रोड्स, रेलवेज, कैनाल, स्कूल, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। रेनफॉल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, क्यों? पेड़ पौधे काट दिए तो हमारे जो मानसून समय पर आता था
लगभग 53 साल हुए हैं। 1972 के अंदर जो है ये पहले विश्व ने किया था कि लोगों को अवेयर करो ताकि हम बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं। 53 साल के अंदर ही ये हालात हो गई है विश्व के अंदर कि जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, विभिन्न प्रकार के युद्ध होते जा रहे हैं, राजनीति की दशा बदलती जा रही है, आपस के अंदर कोई मान नहीं रहा है, उद्योगों का भंडार लगा जा रहा है, युद्ध की सामग्री बढ़ती जा रही है, हम गोला बारूद छोड़ते जा रहे हैं, हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, हमारी वायु प्रदूषित हो गई है, हमारा जल प्रदूषित हो गया है, हमारे खाद्यान्न प्रदूषित हो गए हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स ज्यादा डाल रहे हैं और इसके कारण से हर फल फ्रूट्स है वो भी केमिकल फर्टिलाइजर से है और हमारा शरीर भी प्रदूषित हो गया। यहाँ तक कि खाना पीना जब प्रदूषित हो गया है तो हमारे शरीर के अंदर भी हर प्रकार की बीमारियां बढ़ने लगी हैं। इस प्रकार से समाज के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए इन समस्याओं का छुटकारा पाने के लिए कहा वर्ल्ड के अंदर हो रहा है कि पर्यावरण को शुद्ध करो, लोगों को अवेयर किया जाए ताकि विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए, उनको बताया जाए कि क्या होता है पर्यावरण। पर्यावरण का कुल मिलाकर के ये है हमारी जो चीजें आवश्यक होनी चाहिए थी, रोटी कपड़ा और मकान और शुद्ध वायु शुद्ध पानी और खाना, यही ठीक होना चाहिए और ये ठीक है तो सारा कुछ ठीक है। लेकिन ये जब ठीक होगा जब आदमी समझेगा। आज हम देखते हैं पानी की इतनी तेजी से भूमिगत जल है वो भी खत्म होता जा रहा है, हमारे समुद्रों का नमकीन पानी है वो ज्यादा है और फ्रेश वाटर बहुत ही कम हो रहा है, हमारी स्नो मेल्ट होती जा रही है, पिघलती जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा तेजी से हो रही है। जब गर्मी ज्यादा होगी तो हमारे जो जितने भी नदियां हैं वो धीरे धीरे पिघल करके हमारे जो ग्लेशियर चलती हैं, जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो हमारा पीने का पानी खत्म हो जाएगा, हमारी खेती खत्म हो जाएगी, हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा और हमारे जो अनाज पैदावार बंद हो जाएगी तो लोग जो है, और शुद्ध वायु नहीं होगी, शुद्ध पानी नहीं होगा तो लोग बुरी तरह से मरेंगे। और युद्ध हो रहे हैं तो उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती जा रही है और इस प्रकार से समाज के अंदर और पूरे वर्ल्ड में समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए कुल मिलाकर यह कि मानव अपने दिमाग को बदले और दिमाग के अनुसार जो है हमारी इच्छाओं कम होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और हमारे संसाधन हमारे घटते जा रहे हैं। इसलिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता जा रहा है। तो इसलिए हम इन समस्याओं को पहले देखें, आज के दिन ये देखें कि क्या क्या समस्याएं हैं और उनको कैसे हम पब्लिक को समझाएं और कैसे ठीक करें। हमारी कुल मिलाकर के हम देखते हैं, मैं शॉर्टकट कहना चाहूंगा, हमारी समस्या दो मोटी हैं। एक तो पानी पीने की समस्या पूरे वर्ल्ड में खत्म होती जा रही है क्योंकि नदियां हमारा ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और वाटर लेवल ऊंचा होता जा रहा है, तो किनारों पर रहने वाले लोग हैं वो काफी दूर तक किनारों पर पानी भर गया है, जिससे कि वहां पर रहने वाले लोग हैं वो दूर हटते जा रहे हैं, हमारे जो बंदरगाह हैं वो दूर हटते जा रहे हैं। और एक तो पानी की समस्या होती है, पीने के शुद्ध पानी की समस्या, भूमिगत जल है बड़ा तेजी से निकाला जा रहा है। इनके लिए एक प्लानिंग बनाया जाए, जिस क्षेत्र में भी पानी कम है उसको सदुपयोग किया जाए, पानी का वेस्टेज के साथ प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। एक वायु प्रदूषण होता जा रहा है हमारे शहरों के अंदर, अनकंडीशनल अच्छी प्लानिंग नहीं बनाई जा रही, उसके रहने के प्रॉपर वे नहीं है, आने जाने के रास्ते सही नहीं है और प्रॉपर वैसे कॉलोनी नहीं बसाई जा रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, उसे धुआं वगैरह ज्यादा हो रहा है, आने जाने के साधन ज्यादा तेज गति होने से पर्यावरण प्रदूषण होता जा रहा है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर तो सर्दियों के अंदर इतनी समस्या हो जाती है कि सांस लेना दुभर हो जाता है, कई बार ज्यादा बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर बारिश समय पर नहीं आती है तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन की समस्या होती जा रही है। हम रोज देखते हैं दिल्ली कह रहा है कि हरियाणा पानी देगा, कोई कह रहा है पंजाब देगा, और किसी ने पॉलिटिकल जो मैटर बना करके वो एक दूसरे को परेशान किया जाता है। तो ये है कि भी आपस में बैठ करके जो पानी है उसका सदुपयोग करें और प्रॉपर मैनेजमेंट करें। ऐसी प्रकार से हम हर प्रकार से उनका मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी और दूर होने के लिए हमें अनेक उपाय करने पड़ेंगे। मैं डायग्राम के द्वारा बताना चाहता हूं। एक तो ये हमारे बता दिया काफी दूर तक कोई समस्या नहीं थी। औद्योगिक प्रदूषण से हमारी विभिन्न प्रकार की समस्याएं, परिवहन क्रांति, सफाई, चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, पर्यावरण अवनयन प्रदूषण, ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ 200 साल के अंदर ही तेजी से करता है, इतना सालों से कभी तक ये समस्या हमने नहीं देखी। इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या की कारण है। एक तो ये। अब इसको देखें भी हम कैसे हमारे जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अब ये देखते हैं, कुल मिलाकर के आप देखिए
नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में चाइना, तीन ऐसे हैं जो पूरे विश्व के अंदर 60% से अधिक क्षेत्र को, 60% को ग्लोबल वार्मिंग इनके कारण से हो रहा है। क्यों? औद्योगिकरण। इन्होंने 60% तीन क्षेत्रों ने, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया का चाइना, इन्होंने औद्योगिकरण से पूरे विश्व को जो है खराब कर रखा है। बाकी जो गरीब देश हैं उनके लिए तो कहते हैं कि पौधे लगाओ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करता, और ये खुद इंडस्ट्रियल डेवलप। तो कुल मिलाकर के ये अपना हिस्सा जो वायु प्रदूषित होता है उसको ठीक करने के लिए पैसा लगाए, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये अगला है हमारा, ये देखेंगे टेम्परेचर रिकॉर्ड कितना तेजी से बढ़ रहा है, इतने औद्योगिकरण के कारण से कितना तेजी बढ़ रहा है। 1880 में जहां 0 डिग्री टेम्परेचर था, आज बढ़ करके 2016 की मेरे पास आंकड़े हैं, इसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, और अब 10 साल के बाद में और लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारा स्थल का टेम्परेचर बढ़ चुका है। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो समस्या तो आएगी। गर्मी होगी तो ओजोन लेयर है हमारे ऊपर की, वो परत छिन्न भिन्न हो जाएगी, और ऊपर की गर्मी सूर्य की सीधी हमारे पृथ्वी पे आएगी, तो और ज्यादा गर्मी होगी। और ज्यादा गर्मी होगी तो हमारा मेल्ट होगा, समुद्र का जो हमारे एंटार्क्टिका है, आर्कटिक क्षेत्र है, इनकी बर्फ पिघलेगी। पिघलेगी तो क्या होगा? समुद्र का तल ऊंचा होगा। तो ये बड़ी समस्या है। और तल ही ऊंचा नहीं होगा, हमारी जो नदियां हैं वो पिघल जाएंगी, पिघलने के बाद में पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, खेती खत्म हो जाएगी। तो टेम्परेचर को डाउन कैसे करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, रिवोल्यूशन को कैसे ठीक करें, इसके बारे में हम कर सकते हैं। माइंड आदमी के अंदर है, किंतु कैसे करें? अब इसमें यहां दूसरा है इंक्रीज इन सरफेस टेम्परेचर हो रहा है, दूसरा नंबर है चेंज इन अरेबल लैंड, मेल्टिंग ऑफ स्नो। देखिए आप डायग्राम के द्वारा यहां देखिए, जहां सरफेस टेम्परेचर 18,000 साल में हमारा माइनस था, यानी कि -4 डिग्री सेल्सियस हमारा पानी मतलब स्थल का जो है टेम्परेचर था, अर्थात बर्फ ज्यादा जम रही थी, समुद्र काफी नीचे थे क्योंकि समुद्र भी जमे हुए थे। और आज हम देखते हैं जहां 18,000 साल पहले ये स्थिति थी, लगभग ये अपना रामायण काल तक भी कोई ज्यादा समस्या नहीं थी। और यही कारण था कि रामायण काल में भी हमारा जो पानी था या एनवायरमेंट था वो ठीक था, और जो हमारा श्रीलंका और इंडिया के बीच का जो समुद्र है वो बहुत ज्यादा पानी का चढ़ाव ज्यादा नहीं था। लोग यहां तक भी बताते हैं 1964 तक भी हमारी ट्रेन समुद्र के अंदर से होती हुई रेलवे लाइन के द्वारा श्रीलंका तक पहुंचती थी। तो इसका मतलब है कि उस वक्त हमारा एनवायरमेंट बहुत ठीक था और पानी का स्तर ज्यादा ऊंची नहीं थी। ये हमारे पास डायग्राम बिल्कुल क्लियर कट है, जे.ई. ओलिवर एंड जे.जे. हिडोर ने ये अपना डायग्राम बताया है। लेकिन आज हम देखते हैं हमारा जो टेम्परेचर है अब बहुत ज्यादा बढ़ गया। जहां नेगेटिव, जहां माइनस था टेम्परेचर, आज हमारा प्लस हो गया है 1.5 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का। तो निश्चित रूप से गर्मी बढ़ेगी तो हमारे समुद्र ऊपर आएंगे। ये देखिए आप, बहुत अरेबल लैंड का मतलब है हमारा 2001 में, ये आप देखते हैं डायग्राम के द्वारा, ये अरेबल लैंड थी, यानी कि इतने क्षेत्र में बर्फ जमी हुई थी, काफी बर्फ जमी हुई थी। और अब 2025 के अंदर आप देखिए, हमारा जो टुंड्रा प्रदेश है, साइबेरिया का क्षेत्र है, हमारा उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग है, ग्रीनलैंड है, इनमें हालात ये हो गई हैं जहां बर्फ बहुत ज्यादा जमी हुई थी, आज पिघल करके थोड़ा थोड़ा हिस्सा ऊपर का बच रहा है। और ऐसा ही रहा तो ये बर्फ सारी की सारी पिघल जाएगी, और जब पिघल जाएगी तो एनवायरमेंट, यहां तक ये आप लगाइए कि इस क्षेत्र में जहां ठंड होनी चाहिए थी वहां पर गर्मी बढ़ने लगी, और यहां तक कि इस क्षेत्र में जहां ये बीमारियां नहीं होती मलेरिया की, वहां पर मक्खी मच्छर पनपने लगे हैं। तो बड़ी खतरनाक स्थिति होती जा रही है। ठंडे क्षेत्रों में गर्म क्षेत्रों की जो बीमारियां उभरती जा रही है, ये सारा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हो रहा है, और क्षेत्र बहुत ही कम बचा है, और इस कारण से ये पिघल गया तो और ज्यादा समस्याएं हमारे वर्ल्ड के अंदर आएंगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं राइजिंग वाटर कैन कवर कोस्टल एरियाज। आप देखिए 1900 में यहां 0 डिग्री तक हमारा जो है ये लेवल था, वाटर लेवल। आज बढ़कर के हमारा ये 2020 में हमारा बढ़ करके 200 मिलीमीटर,
हमारा लेवल वाटर ऊपर पहुंच गया, समुद्र का तल था वो नीचे की बजाय कोस्टल एरिया में पिघल करके पानी और फैल गया है। इसका मतलब कई तो हमारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो पानी में डूब गए हैं और ऐसी स्थिति रही तो जो पानी पिघल रहा है, समुद्र ऊंचा उठता जा रहा है, इसके कारण से अनेक छोटे छोटे द्वीप पानी के अंदर समा जाएंगे। हम देखते हैं कि द्वारिका जो नदी है ना, हमारी नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, ये ऐसा नहीं है कि ये जो ना धस गई हो, ऐसा नहीं है। समुद्र के अंदर अचानक क्या हुआ, गर्मी के पिघलने के कारण से पानी ऊपर आ गया और जहां आज वो शहर है वो पानी ऊपर आने से नीचे दबा हुआ दिखाई देता है। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ही हो रहा है विश्व के अंदर। तो ये स्थिति हमारी, क्योंकि हमारे पास तो एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छी तरह से, हमारे पास रिकॉर्ड है, इन रिकॉर्ड के आधार पर बिल्कुल क्लियर कट पता चलता है कि माइनस में जहां टेम्परेचर था आज प्लस में हो गया है। तो इसके कारण से बर्फ जो जमी हुई थी वापिस पिघल रही है और समुद्र ऊंचे उठते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे, आप देखिए फ्लक्चुएशन इन सी लेवल विद रेफरेंस टू प्रेजेंट सी लेवल, आप देखेंगे यानी कि 20,000 साल पहले हमारा जो समुद्र तल था वो -80 मीटर था, -80 मीटर लगाइए आप जीरो लेवल से, यानी कि कुल मिलाकर बहुत ही क्लियर है। और लगभग 8-9 हजार साल यानी कि महाभारत का, ये रामायण का लगा लीजिए, इस दौरान भी हमारा जो वाटर लेवल है वो जीरो से नीचे ही था। आज हमारा वाटर लेवल क्या हो गया है, जहां माइनस था वो प्लस में हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने से हमारा वाटर लेवल ऊंचा जा रहा है, इससे बड़ी समस्याएं बढ़ती जा रही है। वाटर लेवल फ्लक्चुएशन बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है हजारों साल पहले, यानी कि जीरो से लेकर के हमने बैक में 20,000 साल का हमने रिकॉर्ड हमने लिया है। अब इसका बाद है राइजिंग सी लेवल्स आर ड्राइवन बाय टू मेन प्रोसेस। अब ये है भाई समुद्र तल क्यों बढ़ रहा है, इसके दो ही कारण है। एक तो हमारा ओशियंस है, इसमें पानी ज्यादा है, समुद्र जो हमारे बर्फ है वो पिघलती जा रही है, एंटार्क्टिका की है या हमारे पर्वतों पर जो जमी हुई बर्फ है वो पिघल पिघल कर समुद्रों में आ रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, और इसके साथ साथ हमारा जो है गर्मी ज्यादा बढ़ने से, देखिए आप ये हमारा चित्र है, इसमें आप देखिए जहां बर्फ जमी होती थी पहले समुद्र के, आर्कटिक और एंटार्क्टिक हमारे जो क्षेत्र थे, एंटार्क्टिक तो ओशन है, आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन जो है बर्फ से जमा हुआ होता था, और आज क्या है, आज बर्फ की बजाय पानी पिघल रहा है उस क्षेत्र में। ये देखिए क्या स्थिति बनती जा रही है, जहां जमा होना चाहिए थे, इससे क्या है हमारे जीव जंतु बायोडायवर्सिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही। क्यों, जो समुद्र जो ठंडे क्षेत्र में जीव जंतु रहते थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं ये हमारा अलास्का क्षेत्र है और ये रशिया और ग्रीनलैंड, इनके अंदर जहां बर्फ जमी होनी थी आज बर्फ पिघल रही है, ये स्थिति बनती जा रही है और बर्फ कम होती जा रही है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं इससे क्या समस्या हो रही है, सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज हो रहा है तो समुद्रों के किनारे पर रहने वाले जो क्षेत्र हैं उन पर पानी बढ़ता जा रहा है, उनके मकान है वो भी खराब होते जा रहे हैं। और इनसे क्या समस्या हो रही है, हमारे देखिए आप ये इटली जैसे क्षेत्र हैं जहां पर चारों तरफ मकान है, मकान के चारों तरफ पानी ही पानी होता है, पा रहा है, और लोग वहां पर नावों के द्वारा अपने घरों में पहुंचते हैं। ये स्थिति आप देखेंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज होने से क्या हो रहा है, हमारे फॉरेस्ट वनों में आग लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने से बांस जो है, बांस के पेड़ पौधे हैं उसके अंदर आपस में रगड़ खाते, रगड़ खाने से आग लग जाती है और आग लगने से सारे वन में बुरी हालत हो रही है और उसकी बायोडाइवर्सिटी, उसके विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वहां पर जल करके मर जाते हैं। अभी आपने देखा यूएसए के अंदर पीछे आपने देखा कि कितनी भयंकर आग लगी थी जिसको बुझाने के लिए इंडिया जैसे देशों ने भी अपने जो है वहां पर मदद करने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम आग को बुझा की मदद कर पाएंगे। तो ये हालात है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसी प्रकार से आप देखिए इसमें कि जहां पेड़ पौधे, जहां पानी नहीं है, सूख करके सूख गए हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी जीव जंतु है वो कहां पेड़ पे चढ़ेंगे, पेड़ पे भी पानी नहीं है, नीचे भी पानी नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे जीव जंतु वो भी खत्म होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अपीयरेंस ऑफ ग्रास ऑन सम
स्लोप्स ऑफ द एंटार्क, यहां तक की हालत ये हो रही है कि एंटार्कटिका में जहां बर्फ ही बर्फ जमी होनी थी उसमें भी कुछ क्षेत्रों पे, ढलानों पे हमारे जो है ये हमारे एंटार्क्टिका में स्नोफॉल, स्लोप्स ऑफ द एंटार्क्टिका में घास की चिन्ह देखे गए। घास का मतलब है कि इतनी बर्फ पिघल गई है कि वहां पर जो घास उगने लगी है। तीन से हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और आप अभी देख रहे हैं कि यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर जो युद्ध हो रहे हैं कितने भयंकर हो रहे हैं। अगर ये सारे एटम बम वगैरह छोड़ने लग गए तो इतनी गर्मी हो जाएगी। अगर हमने जो विभिन्न बड़े बड़े जो बम है, अभी बता रहे हैं रशिया के अंदर की ओर्सनिक बम है, अगर वो छोड़ दिए तो 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उस क्षेत्र का हो जाएगा, उसमें सब कुछ जल जाएगा। आप लगाएंगे अगर ये बम आपस के अंदर वर्ल्ड के अंदर छूटने लगे तो पूरा वर्ल्ड जो है इसमें खत्म हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आपस में युद्धों को रोका जाए, पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाए, और हमारे रिसोर्सेज हैं इनका, वाटर है इनका, और एक्सप्लॉयटेशन रोका जाए। फॉरेस्ट हैं इनको ज्यादा नहीं काटा जाए और ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन तेजी से हो रहा है कि हमारे जो मिनरल ऑयल है वो धरती से निकाला जा रहा है, मिनरल विभिन्न प्रकार के वो धरती से निकाला जा रहे हैं। हम देखते हैं पहाड़ों के अंदर जो है क्रेशर वगैरह कारण से पहाड़ तोड़ तोड़ करके हमारे सड़कों पर बिछाया जा रहा है। एक स्थान पर ऊंचाई जो वजन था वो दूसरा कम हो रहा है, इससे कि भूकंप की स्थिति भी पड़ती जा रही है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती जा रही हैं, इससे कि हमारे वर्ल्ड के अंदर समस्याएं हो जाए। इसलिए आम आदमी को समझने की जरूरत है कि हमें सोच समझ करके पूरे वर्ल्ड पर एक मीटिंग बनानी चाहिए यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में कि हम अपनी जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं इनको रोकें और वापिस जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको वापिस घटाएंगे, गर्मी को तो हम घटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें घटाने के लिए यही है कि आज हम जो कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको रोकें और इनके स्थान पर ऐसे वाहन चलाए जाएं जैसे एनर्जी के, जैसे सोलर बैटरी के चलाए जाएं या बैटरी के वाहन चलाए जाएं, या ट्रेन है उनको भी सोलर का इस्तेमाल किया जाए, या विंड एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, या टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे है जो नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज की बजाय नए जो हमारे साधन है उनको जो है हमारे जो ट्रेडिशनल को छोड़ करके हमें नए ऊर्जा के साधन उत्पन्न करने चाहिए, जिससे कि हम वापिस उस गर्मी को रोक सकेंगे। और गर्मी को रोकेंगे तो हमारी बर्फ है वापिस उसी स्थान पर जम जाएगी और वापिस ठंडापन आ जाएगा, तो हमारे संसार के अंदर एनवायरमेंट हमारा जो है शुद्ध हो जाएगा। पीने के पानी की ये दोबारा से हमारी जो रिसाइकलिंग हो जाएगी नदियों की। अन्यथा बहुत ये दिन दूर नहीं जब हमारे पास जो है नदियां खत्म हो जाएंगी और मनुष्य को जहां पर पहले बाढ़ के कारण से, सूखे के कारण से ये भयंकर समस्या होती जा रही थी, देखी थी, आज भी अगर हम कुछ समय तक नहीं चेते तो पूरा वर्ल्ड इनके चपेट में आ जाएगा। भूकंप के में, बाढ़ के में, सूखे के में और अनेक प्रकार की समस्या हो जाएंगी और हमारे अर्बन क्षेत्र में भी भयंकर जो है खतरनाक स्थितियां बन जाएंगी। सांस लेने की हवा नहीं मिल पाएगी और पीने के लिए पानी नहीं मिल पाएगा, अच्छी जो है हमारे पास दूध नहीं मिल पाएगा, अच्छी सब्जियां ये नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मानव की जो चीज है वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए और हमारा ये है कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज होने चाहिए। ऐसे कानून बनाए जाए जैसे कि और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए और उनके ऊपर इम्पोज पेनल्टी इम्पोज की जानी चाहिए। कोई भी गलत काम करता है तो ही हम पूरे वर्ल्ड के अंदर इनको ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक कर सकते, हम कर सकते हैं। और इसके अलावा रीयूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे तांबा है, लोहा है, जो बेकार जा रहे हैं उनका रिसाइकलिंग किया जाए, उन्हीं को इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। ऐसा नहीं कि और एक्सप्लॉयटेशन मिनरल रिसोर्स का किया जाए। इसी प्रकार से पानी का प्रबंध मैनेजमेंट प्रॉपर करेंगे, वाटर रिसोर्स का, फॉरेस्ट रिसोर्स का, सॉइल रिसोर्सेज का, तो पुनः हम उसको ठीक कर सकते हैं। डेवलपमेंट भी जरूरी है, रोजगार भी जरूरी है जीने के लिए, लेकिन हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं कि हम उसको दूर नहीं कर पाए। लेकिन ये सारा हमारे जो माइंड के अंदर मानव है, मानव इसको बुरी तरह से भी अब एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट करेगा तो माइंड के द्वारा ही हम सारा, इस माइंड के अंदर ही है अच्छाई और बुराई, इसको देख करके हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे के सारे हम पुराने सारे रिसोर्स को प्रॉपर वे से लाएंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, और इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रॉपर बनाएं। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? हर चीज का जितनी जनसंख्या उसकी जरूरत के अनुसार
चीजें मिले और आगे अगले वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हमारे पास सुरक्षित रहे भंडार, चाहे वो पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, सबका सफिशिएंट जो है अगली जनरेशन के लिए हमारे पास स्पेयर चीजें होनी चाहिए। उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर देंगे तो हमारे पास जनसंख्या चाहे बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट करके उसको रोक सकते हैं। अब ये इकोसिस्टम का मैं बताना चाहता हूं कैसे होता है इकोसिस्टम। जैसे फिर मैं अपना समय ज्यादा नहीं लूंगा आपका, कि इकोसिस्टम क्या होता है। जैसे पहले हमारे पास हरियाणा का ही मैं एग्जांपल लेता हूं, बहुत अच्छा, पेड़ पौधे काफी अधिक थे, समय पर बारिश आती थी, प्राकृतिक रूप से बारिश के अंदर जो है खूब पानी भरा होता था, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, समय पे मानसून आती, समय पे खेती होती थी और दोबारा से पेड़ पौधे होते, तो समय पर साइकिल होता था मानसून का आने का। 1977 के बाद में पेड़ पौधे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण से काट दिए, और काटने से जो साइकिल बनना चाहिए था पानी का, समुद्रों से लहर उठनी चाहिए थी, वो नहीं उठ पाई, क्योंकि पौधों के अंदर जो ऊपर ठंड होनी चाहिए थी, उसके कारण से बादल आने चाहिए थे, वो बादल नहीं बन पा रहे, और उसके कारण से 1977 के बाद में ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है। पूरे हमारे हरियाणा की बात बता रहा हूं। दूसरा है कि हमारे पास पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे, उत्तरी भारत के अंदर, उत्तरी हरियाणा के अंदर तो पानी नहरों से सब बहुतायत में है, और दक्षिणी हरियाणा की बात करेंगे तो वहां पर कम से कम 5-4% मुश्किल से नहरों के द्वारा होते, बाकी तो हम अंडरग्राउंड से पानी लेते हैं। तो उत्तरी हरियाणा के अंदर जहां वाटर लॉगिंग है, पानी की ही बहुतायत है, पानी इतना है कि ऊपर है, और दक्षिणी हरियाणा में क्या है, पानी नीचे जा रहा है, तो दोनों का इम्बैलेंस हो रहा है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर दें हर चीज का तो कोई समस्या है ही नहीं। वहां का पानी, सरप्लस पानी जो है, यहाँ थोड़ा सा नीचे हरियाणा में देंगे, दक्षिणी हरियाणा में, तो यहाँ का वाटर लेवल ऊपर उठेगा, वहां का थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो वहां की फसलें भी बढ़िया होंगी और हमारी भी फसलें बढ़िया होंगी, और पानी का रिचार्जिंग होता रहेगा। जितना पानी निकला है, बारिश आएगी तो दोबारा से फिर उसमें बढ़ता चला जाएगा, फिर हमारा काम चलता जाएगा। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर है, इसको सुधारा जाए। और जहां पर हवा के रेसिप्रोकल में बता रहे थे, इकोसिस्टम की बात है, जैसे पेड़ पौधे हैं, कम से कम 33% क्षेत्र हमारा पेड़ पौधों के द्वारा कवर होना चाहिए फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार। हरियाणा है तो हरियाणा का टोटल का कितना होना क्षेत्र, 33% एरिया कम से कम जो है फॉरेस्ट से भरा होना चाहिए। लेकिन क्या है कितना, औसत में 3.5% हरियाणा का पूरा फॉरेस्ट एरिया कवर होता है। तो कैसे बात बनेगी, इसके लिए और ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, नहीं तो कुछ समय के बाद में क्या होगा, जो दिल्ली वाली स्थिति है वो हमारे हरियाणा के अंदर, महेंद्रगढ़ जिले में अच्छा मानते थे, उसमें भी अब की बार तो सर्दियों के अंदर गर्मी जैसी स्थिति हो गई थी और एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया था। तो ये इनको सुधारना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो ही ये बातें बन पाएंगी। इसलिए आम पब्लिक को देखना चाहिए कि पेड़ पौधे होंगे तो हमें शुद्ध वायु मिलेगा, हमें, और बदले में जितने आदमी है उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। पेड़ पौधे होंगे, शुद्ध वायु देंगे, बदले में पेड़ पौधों को कार्बन मिलेगा, तो बराबर जो है प्रॉपर वे से कितने साल तक चलाते रहो। लेकिन आपने पेड़ पौधे काट दिए, जनसंख्या तो बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, और पेड़ पौधे खत्म कर दिए, दोनों का इकोसिस्टम बिगड़ गया, इम्बैलेंस होगा, तो हमारा जो है पर्यावरण गंदा होगा ही होगा। इसलिए शुद्ध वायु के लिए जरूरी है कि पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाएं, और ऐसे ही मैंने कहा था, पानी है तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, तो इसको जो हम इसको ठीक कर सकते हैं और भविष्य के अंदर हम और भी बढ़िया कर सकते हैं। इसलिए आम पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि आज के दिन आप प्रॉपर मैनेजमेंट करके और कोऑपरेट करके इसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।